हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में हम इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और इसमें हम एक 101 क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक देखेंगे। और ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी मेरा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज का ये वीडियो। क्वेश्चन है, च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? कितने हैं? च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 1, 4 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण जो होता है ना, महाप्राण होता है। तो च वर्ग में छ और झ महाप्राण हो जाएंगे। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? झ, च, त और ख। तो बताना है इसमें हमको कि इसमें से कौन सा अघोष महाप्राण है। तो देखिए, ख क्या हो जाएगा? अघोष महाप्राण हो जाएगा। झ क्या हो जाएगा? सघोष महाप्राण हो जाएगा। देखिए, घोष और सघोष एक ही होता है, ठीक है। इसको हम लोग सघोष भी कह सकते हैं, घोष भी कह सकते हैं। अघोष अलग होता है। और च क्या हो जाएगा? अघोष और अल्पप्राण हो जाएगा। र क्या हो जाएगा? सघोष और अल्पप्राण। तो इसमें हमको पूछा जा रहा है अघोष महाप्राण के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, अघोष महाप्राण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, क वर्ग में घोष व्यंजन कितने होते हैं? कितने हैं घोष? तो घोष पूछ रहा है। तो घोष पहला, देखिए, पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। तो किसी भी वर्ग में कितने होंगे? 3 होंगे। कितने? 3। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अब घोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिनका ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्री जो होता है ना, वो कंपन करता है, उसे सघोष या घोष भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? द, ई, म और च। द, ढ है, सॉरी, ये क्या है? ढ, ढ, ड और म और च। तो इसमें इस क्वेश्चन का ये क्या है? ये है, ये ड है। ये क्या है? ड है। ये ड है और ये ढ है। ये थोड़ा सा गलती हो गया है टाइपिंग में। ये ढ है। तो हमको बताना है मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन ड हो जाएगा, जो ये ड है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और म ओट्स अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। च तालव्य अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो हमको बताना है इनमें से कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ड, झ, ढ और छत्री छ। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो छत्री छ होता है ना, ये क और स का क्या होता है?
मेल से बना होता है। क्या होता है? क और स के मेल से बना होता है, तो ये संयुक्त हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से बना है, तो जो दो वर्णों के मेल से बनता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओट्स है? तो ग, त, च और प। तो उपु धमनिया नाम ओष्ठु। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा प। प का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओठ होता है। प का उच्चारण स्थान ओठ होता है। और बाकी का जैसे ग का कंठ हो जाएगा, तो तालु से इचु ऐसा नाम तालु। क्या हो जाए? इचु ऐसा ना च वर्ग तालु से बोला जाता है। और अ, ये हो जाएगा तो दंत से बोला जाता है। ठीक है, तो किससे? दंत से। च किससे? तालु से। प किससे? ओठ से। और ग किससे? कंठ से। तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अंतस्थ और उष्म वर्ग कितने कितने हैं? अंतस्थ और उष्म वर्ग, तो अंतस्थ की संख्या 4 होती है और उष्म की संख्या 4 होती है। दोनों अगर जोड़ दिया जाएगा तो कितनी संख्या हो जाएगी? 8। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ में? य, र, ल और व। और उष्म में स, स, स और ह। ये क्या होते हैं? उष्म होते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? तो 4, 5, 6 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, जो 5 वर्ग होते हैं ना, हर वर्ग के लास्ट का वर्ण क्या होता है? लास्ट 5वां वर्ण क्या होता है? पंचमाक्षर कहलाता है। और 5 वर्ग होंगे तो 5 ही हो जाएंगे अक्षर। तो पंचमाक्षर की संख्या कितनी होती है? 5। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वरतंत्री के आधार पे वर्ग को कितने? 1, 2, 3, 4। तो स्वरतंत्री के आधार पे ना 2 वर्गों में बांटा गया है, एक सघोष और दूसरा अघोष। नाद के दृष्टि से जिन वर्णों का उच्चारण स्वरतंत्री में कंपनता उत्पन्न होती है उन्हें उसे सुघोष कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो नाद, अघोष, घोष और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का बताना है, क्या हो जाएगा? तो देखिए ये क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा अघोष होता है। ठीक है, पहला और दूसरा अघोष होता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ख और घ किस प्रकार की है? ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? तो नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, उपयुक्त में से उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा महाप्राण। ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। पहला और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है। घोष में क्या होता है? पहला और दूसरा अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष या घोष होता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए तालिका में शुद्ध मेल कौन सा है? तो ड सघोष अल्पप्राण मूर्धा। तो ख अघोष अल्पप्राण कंठ, घ सघोष महाप्राण ओष्ठ और छ अघोष महाप्राण तालु। तो ये क्या हो जाएगा? च और छ दूसरे पे आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? अशुद्ध मेल हमको छांटना है। बाकी सारा तो सही दिख रहा है, बट ख का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो इस आधार पे ये क्वेश्चन का ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो एक से अधिक जो वर्ण के मेल होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे क प्लस अ क हो जाएगा, ख प्लस अ ख हो जाएगा।
तो ये एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बन रहा है, अक्षर बनता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, स, ग और स। तो इसमें जो ग वर्ण है ना, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है, कंठ से किसका उच्चारण कंठ से होता है, फ प फ व भ य र ल व क ख ग घ च छ ज झ। तो इसमें कंठ से किसका उच्चारण होता है, तो क ख ग का उच्चारण कंठ से होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प फ ब भ का क्या हो जाएगा, ओठ। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, च छ छ झ तालु से बोला जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है, ग, त, प और च। तो देखिए अभी हम लोग इससे पहले ही देखे हैं कंठ ध्वनि क ख ग घ, तो क्या हो जाएगा, इसमें ग हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, य का उच्चारण स्थान है ओठ, दांत, मूर्धा, तालु। तो इसमें बताना है कि य का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो य का उच्चारण स्थान तालु होता है, यूचु आसाना तालु। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा टी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, तालव्य च छ ज झ तालु से बोला जाता है, ईचु आसाना तालु। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। प फ ब भ का ओठ होता है, त थ द द का दंत होता है, ट थ ढ का मूर्धा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए था। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो ग झ न म। तो इस क्वेश्चन में का सही ऑप्शन हो जाएगा बी झ। ग का उच्चारण स्थान कंठ, न का उच्चारण स्थान होता है दंत और म का ओठ होता है, ओठ से होता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो त द ल य। तो कौन सा इसमें से पूछ रहा है ना, दंत वर्ण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी य। ईचु आसानम, ईचु य से क्या होता है, ये दंत वर्ण नहीं है। ठीक है, बल्कि ये इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। और बाकी सबका जिन वर्णों का दांत से उच्चारण होता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं, जैसे त थ द ध और न ल और स। इसका उच्चारण स्थान क्या से होता है, दंत से होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट वर्ग का मूर्धन्य होता है। क्या होता है, मूर्धन्य। और इसमें स वर्ण भी होता है का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। मूर्धा से स वर्ण भी बोला जाता है। क ख ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। च छ ज झ का तालु होता है और त थ द द का दंत होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मूर्धा और दंत। तो क्या हो जाएगा, स का उच्चारण स्थान मूर्धा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है डैश और वर्ग है डैश का है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। त वर्ग त थ ड ढ क्या होता है, तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो त वर्ग का चौथा होगा, ट वर्ग का चौथा होगा, ट वर्ग का तीसरा होगा, ट वर्ग का दूसरा होगा। तो देखिए ये तो कंफर्म है कि ये किस वर्ग का है, तो ट वर्ग का है। किसका है, ट वर्ग का। और ट ठ ड और ढ, ढक्कन ढ चौथे स्थान पे आता है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है क, छ, त और प। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। त का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। ठीक है, तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, त। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है,
तो ल और स का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो दंत से होता है। किससे होता है? दंत से। ल और स का उच्चारण स्थान। क का उच्चारण कंठ से किसका उच्चारण होता है? अ आ और क वर्ग ह का और विसर्ग का। तालु से ई च वर्ग और य और स का होता है। मूर्धा से री ट वर्ग र और स का होता है। दंत से त वर्ग और ल और स का होता है। ओठ से उ प वर्ग का उच्चारण होता है। कंठ तालु से ए कंठोठ से ओ और दंतोठ से व का उच्चारण स्थान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दंत। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स मूर्धन्य, स दंत, च कंठ और स तालव्य। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा स दंत, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? दंत। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। तो इस क्वेश्चन में दांत और जीभ के से जो बोला जाता है उसको क्या कहा जाता है? दंत वर्ण। दांत और जीभ के स्पर्श से दंत वर्ण बोले जाते हैं। इसमें किसका होता है उच्चारण? तो त वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं इसका उच्चारण होता है शेष। दंतोष्ठ क्या होता है? व का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। कंठोष्ठ से ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है। और मूर्धन्य से री और ट वर्ग और र और स का होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं क्या है? दंत, ओष्ठ, तालव्य और कंठ। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ओठ। प फ ब भ का म का उच्चारण व्यंजन का उच्चारण होता है ओठ से। और द का दंत से, त वर्ग का, तालु से च वर्ग का, क वर्ग का, कंठ से। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? य, व, र और ल। इसमें से हमको बताना है किसका कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो य, र, ल, ये क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। ब क्या है? ये अंतस्थ वर्ण नहीं है। ठीक है। अगला, हिंदी वर्णमाला में ब ध्वनि है, तो ब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओठ होता है कि दांत होता है कि तालु होता है कि मूर्धा होता है? तो हमको बताना है इसका उच्चारण स्थान प फ ब। तो इसका ओठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओठ। ब ध्वनि का उच्चारण स्थान ओठ होता है। दंत से किसका होता है? त थ द ध का, त वर्ग का होता है। तालु से च वर्ग का, प का मूर्धन्य से ट ठ ड ढ का मूर्धन्य से होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, भ, छ, न और र। तो क्या हो जाएगा? प फ ब भ। ये क्या हो जाएगा? ओठ से बोले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट, य। तो इसमें से बताना है कौन सा स्पर्श नहीं है। तो ये य क्या होता है? यह जो है ना, ये अंतस्थ नहीं है, सॉरी अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श नहीं है। ठीक है। बाकी सारे स्पर्श हैं। क का उच्चारण स्थान कंठ से, च का उच्चारण स्थान तालु से, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? य, छ, त्र, ज्ञ। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है संयुक्त नहीं है? तो यह अंतस्थ है, संयुक्त नहीं है। इसका ये क प्लस स से क्या होता है? मिलके बना है। क प्लस स, ये त प्लस और त प्लस र से मिलके बना है। और ये ज प्लस य से मिलके बना है ज्ञ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सारा हो गया। क प्लस स से छत्री छ बना है, त प्लस र से त्र बना है और ज प्लस य से मिलके ज्ञ बना है। य क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है?
ग, ज, व और स। तो इसमें कौन सा अंतस्थ हो जाएगा? व क्या होता है? अंतस्थ होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? क, च, ट, त, य, र, ल, व, स, स, ह, छ, त्र और ज्ञ। तो इसमें क्या हो जाएगा? स, स, ये ऊष्म होता है। ये क्या होता है? स्पर्श है। ये अंतस्थ है। ये ऊष्म है और ये संयुक्त है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्म वर्ण है, तो ऊष्म वर्ण क्या हो जाएगा? स, स, ये क्या हो जाएगा? ऊष्म। य, र, ल, व अंतस्थ, च, छ, ज, ये स्पर्श है। ये दोनों स्पर्श। इसका उच्चारण स्थान तालु, इसका मूर्धा। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ह, ल, म और ज। तो इसमें ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएगा? ह। स और ह क्या होता है? ऊष्म होता है। ठीक है। बाकी ये क्या होता है? अ, अंतस्थ व्यंजन होता है। ये दोनों स्पर्श व्यंजन है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसमें बताना है हमको कौन सा संयुक्त है। तो ज्ञ क्या है? संयुक्त है। ज प्लस य से मिलके बना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अल्पप्राण और अंतस्थ महाप्राण। ये अंतस्थ य, र, ल, व। अल्पप्राण जिसमें कम श्वास निकलता है उसको अल्पप्राण, जिसमें ज़्यादा श्वास निकलता है, जिसका उच्चारण करने पे ज़्यादा श्वास निकलता है, महाप्राण। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो क प्लस स के योग से बना है छ वर्ण। तो ये ऑप्शन सही हो जाए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण बताना है। तो देखिए पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा अल्पप्राण के लिए क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो अल्पप्राण पूछ रहा है तो ये तीसरा होता है, ये चौथा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक दूसरे और चौथे वर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। 1, 3 और 5 अल्पप्राण। उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है? तो इसमें हमको बताना है कि उच्छिप्त व्यंजन और अनुनासिक अंग और जो चंद्रबिंदी जिस पे लगता है वो क्या हो जाता है? अ, उसको अनुनासिक कहते हैं। और उच्छिप्त वर्ण क्या होता है? तो जिसको बोलने में उच्छिप्त। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? तो महाप्राण के लिए क्या होता है? दूसरे और चौथे पे जो आता है उसको क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ चौथे वर्ण है तो ये महाप्राण हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष पूछ रहा है। च, ज, झ, ड। तो अघोष बताना है। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। तो च क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें हमको बताना है कि इसमें से कौन सा व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो देखिए इसमें ना हमको बताना है प्रयत्न के आधार पे कौन सा व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो उच्छिप्त और प्रयत्न क्या होता है? उच्चारण के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। उच्छिप्त क्या होता है ना, हिंदी में नवगात वर्ण जो होते हैं जैसे द्विगुण, विकसित ध्वनि इत्यादि। और जो हिंदी शब्दकोश में कोई शब्द है ड और ढ, ड और ढ, जिसको क्या कहा जाता है? उच्छिप्त कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु जो है ना, इन्होंने अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दो बताया है। अभ्यांतर प्रयत्न क्या होते हैं? विपरीत स्पृष्ट, विपरीत और ईषद स्पृष्ट। बाह्य क्या होता है? बाह्य प्रयत्न अघोष और घोष या सघोष। ठीक है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है।
ठीक है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उच्छिप्त। उच्छिप्त क्या होता है? ड और ढ को क्या कहा जाता है? ड ऐसे और ऐसे ढ, जब इस पे बिंदी लग जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? उच्छिप्त वर्ण। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो इसमें से हमको बताना है कौन सा वर्ण है जो घोष है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये क्या हो जाएगा? त थ द। तो ये घोष हो जाएगा, तीसरे स्थान पे आता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ह, म, झ और ढ। तो हमको बताना है संघर्षी व्यंजन। तो क्या होता है ना, संघर्षी क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, न ही स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह होता है, तथा वायु निर्गमन संघर्ष के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स, स और ह इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु संघर्ष करती हुई निर्गमित होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ह। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक बताना है, तो क्या हो जाएगा? ल क्या होता है? पार्श्विक ध्वनि होता है। ल जो वर्ण होता है ना, ये पार्श्विक होता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 5 वर्ग होते हैं, और 5 एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, तो 50 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से हो जाएंगे? ये देखिए, ये ऊष्म व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूछ रहा है क्या? स्पर्श व्यंजन। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी? और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।